श्रोताओं नमस्कार। योग बनाए निरोग इस विषय पर भेंट वार्ता के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रसिद्ध योगाचार्य, मध्य प्रदेश सरकार के विवेकानंद पुरस्कार से सम्मानित विष्णु कुमार आर्य जी। आप लगभग 70 वर्षों से योग की शिक्षा प्रशिक्षण दे रहे हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपसे योग के विषय में, योग विज्ञान के विषय में, योग चिकित्सा के विषय में तमाम बातों पर चर्चा की जाएगी। आचार्य जी, जैसा कि योग को चित्त का विज्ञान कहा जाता है, योग अपने आप में एक संपूर्ण जीवन शैली है और योग क्या क्या है? मनुष्य जीवन को पूर्ण विकासशील बनाने की एक प्रक्रिया है। संपूर्ण मानव समाज के लिए यदि कोई सर्वश्रेष्ठ उपयोगी विद्या है वह है योग विज्ञान। योग विज्ञान के द्वारा मनुष्य शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी प्रकार की उन्नति कर सकता है यदि योग दर्शन के हिसाब से विधिवत योग का अध्ययन करे, अनुभव करे और साधना करे। योग शरीर के साथ साथ आपके मन, आपकी आध्यात्मिक चिंतन सभी चीजों को दुरुस्त करता है। योग खाली शरीर से संबंध नहीं। जहाँ शरीर का विकास होगा तो शरीर के अंदर जो अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल, पैनक्रियाज, इनको सक्रिय करके विशेष प्रकार के रसों का जो स्राव होता है उसको व्यवस्थित करके संपूर्ण शरीर के विकास साथ साथ बुद्धि का, स्मरण शक्ति का, संकल्प शक्ति का, नेगेटिव भावनाएं अलग करके पॉजिटिव सोचने की क्षमता बढ़ती है और आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है। अनेक प्रकार की विद्याएं हैं जिनके द्वारा अपने शरीर के अंदर जो दिव्य चेतना शक्तियां हैं उनको जागृत कर सकते हैं। पर योग दर्शन में योग गुरु का मार्गदर्शन हो। यानी कि योग बिना प्रशिक्षण के वो आपके लिए उतना लाभदायक नहीं हो सकता है। जरूरी है कि आप उसके संपूर्ण आसनों के साथ जो संपूर्ण क्रिया विधि होती है एक संयमित और संतुलित तरीके से करने की, उसका पूरा का पूरा पालन करना जरूरी है। वो आवश्यक है। यदि बिना उसके नहीं सीखेंगे तो देखा सीखी साधे योग और घाटे काया बाढ़े रोग। देखा सीखी में नकल करने में अकल की ज्यादा आवश्यकता होती है। नकल ठीक करेगा, अकल नहीं लगाएगा तो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार योग में है, गलत क्रियाएं करने से अनेक बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। जहां योग के सकारात्मक प्रभाव होते हैं वहीं आप यदि योग को उसके सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। निश्चित, वो तो होता ही है, क्योंकि जहां जिन स्थान पर प्रभाव पड़ना चाहिए उन ग्रंथियों पर, उन स्थान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो शारीरिक लाभ की जगह विकृतियां भी आती हैं। कैसे, कौन सा वो योग पद्धति है या शैली है जिसे आप करते हैं किसी विशेष बीमारी को दूर करने के लिए और उसका प्रभाव शरीर के किसी अंग पर पड़ता है, और यदि आपने उसे सही तरीके से नहीं किया तो कैसे उस शरीर के अंग को वो प्रभावित कर सकता है? जैसे आज के युग में मधुमेह जो है वो सर्वव्यापक बीमारी है जी, और इसका मूल कारण मानसिक तनाव मानते हैं। मानसिक तनाव के लिए योग की क्रियाएं सबसे पहले उसके लिए रिलैक्सेशन होने चाहिए, तनावपूर्ण जीवन हो। उसको योग में सबसे अच्छा ध्यान मानते हैं, शवासन मानते हैं, योग निद्रा कराते हैं। तनाव कम होगा तो उसकी शुगर, ब्लड प्रेशर सारो ठीक होगी। और गलत ढंग से क्रियाएं करेंगे तो जो पेन क्रिया पर असर होना चाहिए वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी शुगर घट भी सकती है अधिक और बढ़ भी सकती। घट जाएगी तो अधिक बीमारी बढ़ सकती है और बढ़ेगी तो बढ़ने में तो नुकसान होता ही है। इसलिए उसको व्यवस्थित क्रियाएं करना चाहिए और योग गुरु के मार्गदर्शन में, अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए। यानी शरीर का जो विशेष अंग होता है उससे आपने बताया कि कुछ स्राव होता है, रसायनों का स्राव होता है जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है। उसके साथ साथ खाली आसन और प्राणायाम योग नहीं है, उसके साथ आहार भी जरूरी है, क्योंकि योग में आहार महत्वपूर्ण है हर कार्य में। जैसे आयुर्वेद में 5 कर्म होते हैं, इसी प्रकार से योग में 6 कर्म होते हैं। आहार बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अच्छा योग कर ले उसके बाद में गलत सलत खाना खाएगा तो उससे बीमारियां बढ़ेंगी, पाचन संस्थान बिगड़ेंगे, मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। योग के साथ साथ अपने आहार पे, अपने विचार पर ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। योग का अंग ही है। योग के जो 8 अंग है, हठ योग जिसे कहते हैं, उसमें 5 नियम और 5 उपनियम भी हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके साथ यम नियम में अहिंसा, सत्य, अस्त्यम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणाम। जब तक वो सारा नियंत्रण नहीं करेगा, खान पान आहार पर नहीं करेगा, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा तो उसको उतना लाभ होगा नहीं जितना होना चाहिए। आज के दौर की बात करें, जीवन शैली लगातार लोगों की बदलती जा रही है, एक तरह से कहा जाए कि असंतुलित होती जा रही है और उससे जुड़ी हुई तमाम बीमारियां उनको जकड़ रही है और लोग दवाइयों के ऊपर, रसायनों का प्रभाव भी उनके शरीर पर होता है दवाइयों के माध्यम से। तो कुल मिला के उनके जो शरीर का ढांचा है, जो आंतरिक व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से छत विछत हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में योग क्या उन्हें एक संतुलित जीवन शैली दे सकता है? योग पूर्ण संतुलित जीवन दे सकता है। हमारा नारा है कि आप हमें समय और सहयोग दें, हम आपको स्वस्थ शरीर, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति कराएंगे।
पहला ये है कि जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो एक कार्ड मिलता है आपको कि आप इतने समय के बाद आप उसके लिए सर्विसिंग कराइए। इसी प्रकार से यदि सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। इसी में योग में यही पद्धति है कि आप कुछ दिन तक योग करिए, नियमित करिए, व्यवस्थित करिए और मान के चलिए कि हमने ओवरहालिंग कराने के लिए, उसकी सर्विसिंग कराने के लिए अपनी बॉडी जो है योग के लिए सौंप दी। व्यवस्थित योग करेंगे और सारी सबसे महत्वपूर्ण बात है में मानसिक तनाव की। मानसिक तनाव दूर होगा तो उसकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, सोच बढ़ेगा, तनाव मुक्त होगा तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, परिवार में सोच अच्छा रहेगा, उसकी दुर्भावना नहीं रहेगी। आपने मानसिक स्वास्थ्य की बात की, किस तरीके से एकाग्रता की बात एक होती है, मन को, ध्यान को एकाग्रचित करने के लिए व्यक्ति कैसे योग में वो कौन सी विद्या है या वो कौन सी प्रक्रिया है जो आपके आत्मा को, आपके शरीर को एकात्म करती है, एकाग्रित करती है? हम आपको यहीं पे करा के आपको बतलाते हैं। योग में सबसे महत्वपूर्ण है स्थिरता और 5-7 मिनट में आपके मन की, शरीर की सारी स्थिति बन सकती, सुधर सकती है। तो आप समझ लिए मैं आपको योग करा रहा हूँ, ध्यान करा रहा हूँ, 5-6 मिनट में आपको अनुभव हो जाएगा। आप आराम से किसी भी आसन में बैठ जाइए, जो भी आपके सुविधा की हो, जिसमें आप 4-5 मिनट स्थिरता से बैठ सकते हो और बैठें। दोनों हाथ अपनी गोदी में रखें, बायां नीचे, दायां ऊपर, सिर सीधा, आंखें बंद, पीठ सीधी। अब सिर्फ हमारी बात को सुने। अपने शरीर को मूर्ति के समान बिल्कुल स्थिर रखें, कोई हलचल ना हो, इतना स्थिर जैसे मूर्ति होती है। और अपनी चेतना को, अपने मन को अपनी श्वास पर ले जाएं और श्वास का निरीक्षण करें कि आपकी श्वास बाहर जाती है, अंदर आती है। सिर्फ मन को अपनी श्वास पर लगाना है, सिर्फ श्वास देखना है मन की आंखों से, शरीर का कोई काम नहीं, खाली मन को अपनी श्वास पर ले आइए और जो बात हम कहते हैं उसे आप सुनते जाइए। अपने मन को दोनों आंखों के मध्य में ले आइए, जहाँ चंद्र बिंदी लगाते हैं, जिसे योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहा है। अपने वहां पर एक दीपक की ज्योति के प्रकाश का अनुभव कीजिए। एक दिव्य प्रकाश दोनों आंखों के मध्य में फैल रहा है। अनुभूति करना है, अनुभव करना है और वह दिव्य प्रकाश, वह तेज हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है। जिस प्रकार से गाड़ी की लाइट फीकती है, इसी प्रकार से वह दिव्य प्रकाश हमारे मस्तिष्क के अंदर चारों तरफ फैल रहा है। पूरा शरीर हमारा प्रकाशमय, तेजोमय होता जा रहा है। पूरा चेहरा, मस्तिष्क, कंठ, हृदय, सीना, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पूरा शरीर हमारा प्रकाशमय, तेजोमय हो गया है। अनुभव करना, अनुभूति करना कि पूरा शरीर हमारा तेजोमय, प्रकाशमय हो गया है और उस दिव्य प्रकाश के प्रभाव से हमारे संपूर्ण शरीर के एक एक अंगों के सारे विकार, सारी बीमारियां, परेशानियां बाहर निकल रही। अनुभूति करना, अनुभव करना कि हमारे संपूर्ण शरीर के विकार, हृदय के विकार, मस्तिष्क के विकार, सारी गंदगी हमारी बाहर निकल रही है। गंदगी को बाहर निकालना है। मन में बहुत विचार आते हैं, पहला काम है मन विचारों को बाहर कर देना, निकाल देना। मन में कोई भी विचार आता है, उसे मन में थोड़ा देखा, देखने के बाद तुरंत बाहर कर दिया। विचारों की शून्यता लाना। पहले से विचार रहेंगे तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा, इसलिए पहले विचारों को निकालते जाइए। उन विचारों को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करना, लगाव नहीं रखना, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उन विचारों को देखते जाना, निकालते जाना। कोई भी विचार आते हैं, चाहे अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, उन विचारों को बाहर निकालना है। फिर ना रहेंगे विचार, ना रहेगा तनाव, ना रहेगा ब्लड प्रेशर, ना रहेगी शुगर। विचारों की शून्यता ही प्रेक्षा ध्यान है, उपेक्षा ध्यान। ध्यान की एक सरल विधि है और इसी में अब संकल्प करना है। जब विचारों की शून्यता हो जाए तो अच्छे संकल्प दोहराना कि हम पूर्ण स्वस्थ हैं, न हमें कोई शारीरिक रोग है, न कोई मानसिक रोग है, हम जीवात्मा हैं, हम अमर हैं, हम चेतन हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, हम संसार के श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। हमारे अंदर अपार शक्ति का सामर्थ्य भरा पड़ा हुआ है। हम अपार शक्ति संपन्न मनुष्य हैं। परमात्मा ने हमें यह शरीर या मन बुद्धि दुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना और प्रसन्नता बांटना। ये योग में संकल्प शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक बार संकल्प दोहराना, संकल्प के साथ ही पुनः अपने मन को आज्ञा चक्र पर ले आइए, दिव्य ज्योति के प्रकाश की तरफ, और प्रकाश अनुभव करिए कि प्रकाश भी अंतर ध्यान हो रहा है। पूरे अपने शरीर का अनुभव, अपनी श्वास की अनुभूति, श्वास आपकी जा रही है, आ रही है। हरिओम तत्सत।
आचार्य जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई और निश्चित रूप से जो प्रक्रिया आपने बताई उससे हमारे श्रोताओं को लाभ होगा। जो विशेष बात आपने बताई कि योग की जो दिव्य शक्ति होती है उससे आपको रोगों से मुक्ति मिल सकती है, और एक खास बात जो उसमें थी वो सांस के ऊपर आपका नियंत्रण कैसा हो, कैसे उसका विस्तार हो, ये काफी महत्वपूर्ण होता है योग क्रिया में। यदि इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए या अनियंत्रित हो जाए तो क्या इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, और सांस को कैसे नियंत्रित किया जाए? सीधा प्रकृति का नियम है कि जब आगे को झुके तो आप श्वास बाहर निकालें, ऊपर उठे तो श्वास को अंदर लें। मूल भावना ये है कि अपने शरीर की जो भी ग्रंथियां हैं, जो भी नसनाड़ियां हैं, उनमें शुद्ध वायु का प्रभाव हो। आसन करने से शरीर का संतुलन बनता है, शरीर की व्यवस्थाएं बनती हैं, और प्राणायाम करने से वायु पर नियंत्रण होता है। वायु जो है मुख्य महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। हमारे यहाँ योग में एक नियम है कि शरीर जो है वो होता है इंद्रियों के नियंत्रण में, और इंद्रियां होती है मन के नियंत्रण में, और मन होता है प्राण के नियंत्रण में। इसलिए प्राणायाम शब्द जो है वास्तव में प्राण को नियंत्रण करने की विधि है। जब प्राण पर नियंत्रण होगा तो मन पर नियंत्रण होगा, शरीर पर नियंत्रण होगा, और जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण कर सकता है वो समाज और राष्ट्र पर नियंत्रण कर सकता है। महत्वपूर्ण बात है श्वास की। श्वास का जो है रोकने की विधि है महत्वपूर्ण। आप कितने समय तक श्वास रोक सकते हैं, कितने समय तक बाहर फेंक सकते हैं। जितने भी प्राणी हैं जो श्वास पर नियंत्रण रखते हैं उनकी आयु दीर्घायु होती है। जो जल्दी श्वास खर्च करते हैं उनकी आयु कम होती है। इसलिए योग में कहा है न तस्य रोगो जरा न मृत्यु प्रापतस्य योग अग्नि मयम शरीरम। जो व्यक्ति योग अग्नि में अपने शरीर को तपा लेते हैं न तस्य रोगो, उन्हें कभी रोग नहीं होता। जरा माने वृद्ध अवस्था तो आती, पर वृद्ध अवस्था की जो परेशानी बीमारियां बुरी होती, और आदमी मरता भी नहीं। मरने का मतलब है सबसे ज्यादा भय जो है वो मृत्यु का होता है। जब मृत्यु का भय नहीं रहेगा तो उसके लिए किसी प्रकार का मृत्यु होगी नहीं। जब मरने से न मनुष्य डरे मोरे मन आनंद। यानी योग जो है जीवन तो सिखाती ही है, साथ ही साथ आपको मृत्यु भी बेहतर तरीके से हासिल करने में मदद करती है। बहुत जरूरी है, आज के युग में बहुत आवश्यक। पहले उतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी अब योग की आवश्यकता। हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, गोलियां खा के जी रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक हो रहे हैं, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं। यह मानसिक संतुलन बिगड़ने का कारण है। खान पान नहीं, चरित्र नहीं, व्यवहार नहीं, घर में शिक्षा नहीं। आप सब लोग कहते कि ध्यान से पढ़ना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से काम करना, पर कभी ध्यान सिखाया आपने? ध्यान है क्या चीज? ध्यान माने मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण होगा तो सारी व्यवस्थाएं आपकी ठीक से चलेगी। जब मन पर नियंत्रण नहीं है तो आपका ना तो गाड़ी चलाने में मन लगेगा, ना आपका ऑफिस में मन लगेगा, बल्कि दुर्घटनाएं और हो सकती। बिल्कुल सही। यानी शरीर की जो सबसे आंतरिक अंग होता है वो मन होता है। यदि आपने मन पर विजय हासिल कर लिया तो निश्चित रूप से आपका शरीर भी जो है सुखमयी होगा, खुशहाल होगा और स्वस्थ होगा। बीमार आदमी को यदि अच्छे संकल्प किया जाए, योग में संकल्प शक्ति बढ़ाने की क्रिया है। हमारे यहाँ योग में एक योग निद्रा नाम की क्रिया होती है, और वह योग निद्रा में अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करते हैं। आंतरिक चेतना वह है कि मरे व्यक्ति यानी जिसकी मृत्यु सैया पर हो, यदि उसकी चेतना है, मन के अंदर उसकी संकल्प शक्ति है, तब भी वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकता है। योग निद्रा में महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। अच्छा, योग में चूंकि ये इतनी पुरानी भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा का एक अंग है, तो क्या वो जो योग क्रिया है, वो जो चिकित्सा विद्या है भारतीय ज्ञान परंपरा की, वो आज के दौर में जब ज्ञान विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, किस तरीके से आज के जमाने के रोग के हिसाब से कदम ताल कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य की जीवन शैली बदल चुकी है। वर्तमान आधुनिक युग में लोग पैसा कमाने को शरीर तोड़ रहे हैं जी, और शरीर के लिए सुधारने को पैसा कमा रहे हैं। यही स्थिति होती है। ब्याज में बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे साइट का, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, डायबिटीज और अस्थमा और मानसिक तनाव। योग में ऐसी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं कि उन ग्रंथियों को, अपना सर्वाइकल है और भी अन्य ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लगभग जितने भी अच्छे चिकित्सक हैं वो आजकल वही पद्धति बतलाते कि आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, भोजन पर नियंत्रण रखिए। भारतीय परंपरा जो योग की है वो वैदिक काल से है जी। ऋग्वेद में करीब 2200 मंत्र हैं जिसमें योग से संबंधित बातें लिखी हैं। 128 उपनिषद हैं जिनमें से करीब 43 उपनिषद योग से संबंध भरे पड़े हुए हैं। पर लोगों को ज्ञान नहीं, अध्ययन करते नहीं, पढ़ते नहीं, खाली आजकल टीवी देख के सारे योगाचार्य बनते जा रहे हैं। योग का अनुभव करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और गुरुओं का मार्गदर्शन लेके उस पर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
और आज के दौर में यदि हम बात करें तो छात्रों के ऊपर तनाव ज्यादा होता है, मानसिक तनाव के शिकार होते हैं वो, और पढ़ाई के साथ साथ एक कैरियर का भी दबाव होता है। छात्रों के संदर्भ में कैसे वो अपने आप को सकारात्मक बनाएं और अपने करियर को अच्छा बनाएं? अभी हमने कई जगह प्रयोग किए विगत 5 वर्षों में, बाहर भी, बेंगलोर, पूना और अन्य स्थानों पर भी, सागर में भी, कि विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा आज का तनाव 3 बातों का जी। परीक्षा देने का, ट्यूशन जाने का, अपनी आगे की भविष्य के संबंध में, फिर नौकरी का, और अनावश्यक तनाव में है। और उसके लिए तनाव में रहने के कारण आज दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही, नशाखोरी होती है, आत्महत्या होती हैं, फेल हो गए, परेशान होते हैं, मरते हैं। इन सब का निदान एक ही है कि उनके लिए योग में ध्यान आवश्यक। हमने प्रयोग किए हैं कि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो 5 मिनट उनके लिए शांत बैठा के ध्यान कराते, फिर जो भी पीरियड वो लेते हैं शिक्षक तो अच्छे तरीके से सुनते हैं, उनका मस्तिष्क भी ठीक से काम करता है। तनावपूर्ण जीवन जीने से मृत्यु के अलावा कुछ नहीं। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए कम से कम 10 मिनट 12 मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए, शवासन जरूर करना चाहिए। और 10 मिनट तो निकाल सकते, 5-6 मिनट आसन करें, 5-6 मिनट ध्यान करें, शरीर व्यवस्थित रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आध्यात्मिक अनुभूति होगी, विचार बदलेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि अपने दिन में से 24 घंटे में से वो 10 मिनट से 15 मिनट का समय यदि दे तो वो निरोगी रह सकता है। हम तो ये कहते हैं कि 24 घंटे सब कुछ करते रहो जी। आधा घंटे 40 मिनट के लिए अपने लिए तो जिंदा रहो, बाकी 23 घंटे समाज को दे दो। 1 घंटा 40 मिनट जिंदा रहना है तो आपको 40 मिनट मरना पड़ेगा। 40 मिनट मरिए, 23 घंटा जिंदा रहिए, 23.5 घंटे योग करिए, प्रसन्न रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, प्रसन्नता बांटिए। योग को करने का उपयुक्त समय क्या होता है? दिन का वो कौन सा समय होता है 24 घंटे में से जब आप योग को कर सकते हैं? सबसे अच्छा प्रातःकाल का होता है। थोड़ा आदमी आजकल जल्दी सो जाएं, 11-12 तक भी सो जाएं, सुबह 5-6 बजे 7 बजे भी कर लें तो सबसे अच्छा समय है। खाली पेट पानी पी लें सुबह प्रातःकाल, लेटरिन बाथरूम से होके योग कर सकते हैं, आधा घंटा 15-20 मिनट आराम से। यदि मान लीजिए आपको कोई आकस्मिक काम आ गया और आप सुबह के टाइम में योग नहीं कर पा रहे हैं, बाद ही कर सकते, पर खाली पेट रहें, जब भी सुविधा हो उस सुविधा से आप कर सकते, पर करना चाहिए। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप योग करें तो आप खाली पेट रहें। हाँ, और करना जरूरी। अच्छा आचार्य जी, योग के तो तमाम मुद्राएं, तमाम आसन हो सकते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी जो उस लेवल पे, उस स्तर पे योग में महारत नहीं हासिल करना चाहता है, लेकिन अपने जीवन शैली को बस स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अपने काया को निरोगी बनाए रखने के लिए वो कौन कौन से सामान्य आसन मुद्राएं हो सकती हैं जिसे करके वो स्वस्थ रह सकता है? सबसे पहले तो उसके लिए पेट साफ रखें, प्रातःकाल बैठे, दरी बिस्तर बिछाए खुली हवा में, और शशांक आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, विपरीत दंडासन है, उष्टासन है, ये सरल आसन है, स्वान मार्जार आसन है, ये पेट कमर इसके पूरे ठीक रहेगा। तीसरा शशांक आसन है जिससे मानसिक तनाव कम होता है, बहुत अच्छी क्रिया है। और लेट करके नौका आसन, उत्तान पादासन, ये पेट से संबंधित समस्त बीमारियों को ठीक करेगा। फिर उल्टा लेट करके भुजंगासन है, धनुरासन है, मकर आसन है। उल्टे लेट के जो आसन करेंगे तो उससे पेट, कमर, सर्वाइकल, साइटिका आदि बीमारी नहीं होंगी उसको। आसन करीब 10-12 आसन भी वो कर ले, पर हर आसन में रुकना चाहिए अपनी शक्ति अनुसार। ये जरूरी नहीं कि आप 5 मिनट या 2 मिनट रुकें, आपकी क्षमता भी 10 सेकंड की, 10 सेकंड बाद में 15 हो जाएगी, 20 होगी, पर रुकना जरूरी है। उसके बाद शवासन करें 5 मिनट जिससे शरीर सामान हो जाए। फिर प्राणायाम करें, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, बाएं से खींचना, दाएं से छोड़ना, पर इसमें एक आवृत्ति है, 20 बार की एक आवृत्ति करना चाहिए, लगातार नहीं करना चाहिए, ये श्वास की गति बिगड़ जाती। तो ऐसा 2 बार, 3 बार, 4 बार भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जैसे भौरा गुनगुनाता है, तो जिससे उसका मानसिक तनाव कम हो, स्मरण शक्ति बढ़े, क्योंकि उसका संबंध मानसिक ज्यादा है। ये नादियों की क्रिया है वास्तव में, भ्रामरी प्राणायाम जो है, मानसिक शक्ति बढ़ती है उससे स्मरण शक्ति बढ़ती, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। इसकी कई विधि हैं, खाली भ्रामरी प्राणायाम करने की करीब 20 प्रकार की विधि हैं, पर सामान्यतः लोग बैठ के करते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करें, इसमें कोई बीमारी बढ़ने की संभावना नहीं है। कपाल भाती जो है, इससे बल्कि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर वो बढ़ सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम में हाई ब्लड प्रेशर वालों को बढ़ सकता है, पर एक क्रमशः जब स्वस्थ व्यक्ति है तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। इसका नाम योग अभ्यास है। स्वस्थ व्यक्ति कोई भी योग आसन कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें योग को करते समय कुछ ध्यान रखना, कुछ एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जिनके लिए जैसे पेट से संबंधित बीमारियां हैं, उनके लिए तो प्राय पेट से संबंधित आसन होना चाहिए,
जिनको हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, उनको कोई भी ज्यादा पावरफुल ऐसे आसन नहीं करना चाहिए जिससे ज्यादा खिंचाव हो। बहुत नॉर्मल पवन मुक्त आसन होता है, एक प्रत्येक अंगों के एक एक अंगों का व्यायाम, वहां से शुरू करना चाहिए। अब जो बीमार है तो उनके लिए विशेष आसन होते हैं, कौन सा आसन करना नहीं करना वो कराने वाले के ऊपर निर्भर होता है। आचार्य जी, आपने बताया कि योग में संपूर्ण वो आसन और मुद्राएं निहित हैं जिसके माध्यम से आप तमाम तरह की जो बीमारियां होती हैं उससे निजात पा सकते हैं। तो इसमें हम खास तौर से जानना चाहेंगे कि क्या योग सबके लिए है? महिलाएं भी कर सकती हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य, अपनी क्षमता और अपनी आवश्यकता अनुसार। देखिए, बच्चे तो जन्म से ही करते हैं। कुछ क्रियाएं ऐसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे भी हाथ पैर चलाते हैं, लड़कते हैं, ढड़कते हैं चारों तरफ, वो भी तो योग की क्रिया है। यदि वो हाथ पैर न चला तो बीमार बने रहे, तो बच्चे तो योग जन्म से ही शुरू करते, पर उसकी दिशा लोग समझ नहीं पाए। खास तौर से महिलाओं के लिए विशेष आवश्यक है, बीमार व्यक्ति के लिए विशेष आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो उसकी एनर्जी नष्ट नहीं होगी बल्कि उसकी क्षमता बढ़ेगी। मनुष्य मात्र के लिए योग है। यानी आपने जो बच्चों की बात की, बच्चे हाथ पांव चलाते हैं, यदि उसी चीज को एक नियम में ढाल दिया जाए, लयबद्ध कर दिया जाए, अनुशासित कर दिया जाए, तो वो योग का रूप ले लेती है, क्योंकि उसमें सांसों का उतार चढ़ाव नियमित होना चाहिए। तो योग में जो हमारी पद्धति है स्वामी शिवानंद मुंगेर आश्रम की, हमारी पद्धति ये है कि उन्हीं क्रियाओं को जो बच्चों ने शुरू की उनको हम लोगों ने व्यवस्थित किया है। करीब 40 प्रकार की वो विधि बनाई हुई है। और तीसरी बात, वो सिर्फ बच्चों के लिए? सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए। अच्छा। नए लोगों, क्योंकि उसकी जैसे हाथ नहीं चलते तो उसके लिए हाथों को कैसे चलाना, पैर कैसे चलाना, आगे पीछे कैसे झुकना, श्वास के साथ कैसे आगे जाना, कैसे पीछे आना। फिर इसी के साथ साथ अपने ऋषियों ने पशु पक्षियों पर रिसर्च की, पक्षी कैसे रहते हैं, पशु कैसे रहते हैं, उन क्रियाओं को उनसे सब लेकर के सारी आसनों का आसन है 84 लाख मानिए। 84 लाख में से कुछ चुने हुए आसन है जो करीब करीब आजकल सैकड़ों की संख्या में हो सकती हैं, पर 10, 15, 20 आसन ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति हर समय कर सकता है, चाहे वो बीमार हो, स्वस्थ हो। यदि स्वस्थ व्यक्ति करेगा तो बीमार नहीं होगा, करना आवश्यक। आचार्य जी, 2 और बातों पे मैं आपसे आपके विचार जानना चाहता हूँ। जैसे योग शरीर को मोड़ना मरोड़ना भर है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? ऐसा है, शरीर को मोड़ना और उसका योग नहीं है। शरीर मोड़ने, जैसे हमारे यहाँ एक शशांक क्रिया होती है। शशांक आसन में अपने शरीर में कुछ चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। इन चक्रों का संबंध मानसिक वृत्तियों से है। जैसे स्वादिष्ठान चक्र है, ये कमर से सबसे नीचे होता है, नाभि से 4 अंगुल नीचे पर, मूलाधार से थोड़ा ऊपर। और जब शशांक आसन करते और ध्यान करते हैं तो अपने यहाँ उसमें क्रोध का उत्पन्न होता है। यदि शशांक आसन किया जाए तो उसका क्रोध शांत होगा। तो पहला लाभ तो जब क्रोध होगा तो आध्यात्मिक जीवन नष्ट होगा, और क्रोध नहीं होगा तो आध्यात्मिक जीवन बनेगा उसके। हम उसी आसन में स्वादिष्ठान की जगह मणिपूरक चक्र का ध्यान करते हैं योग में, तो हमारे अंदर की जो अग्नि तत्व है, जो 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, वो अग्नि तत्व प्रज्वलित रहेगा, तो हमारे शरीर में विकार नहीं होगा। फिर है हृदय के ऊपर अनाहत चक्र। अनाहत चक्र पर यदि ध्यान करेंगे तो हृदय के जो विकार हैं वो सब निकलेंगे, सारी कलुषित भावनाएं निकलेंगी, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या। जब ये सब निकलेंगे तो उसका आध्यात्मिक जीवन रहेगा। आध्यात्मिक जीवन में विकृति आई हमारे सोच में। आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया हर धर्म में, हर संप्रदाय में योग से संबंधित, नाम अलग अलग हो सकते हैं। यानी योग को आप उसकी संकीर्ण व्याख्या नहीं कर सकते हैं। योग एक संपूर्ण एक विज्ञान मानव मात्र के लिए, संपूर्ण मानव के लिए है। ये सार्वभौमिक है, योग जो है सार्वभौमिक है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, उसके साथ प्राणी मात्र के। जब उसके अंदर से ईर्ष्या की भावना जाएगी, एक सूत्र है योग दर्शन में, ध्यानम निर्विषमनः। यदि विषय भाषणा नहीं होगी ध्यान में तो उसका क्रोध नहीं होगा। और अहिंसा का शब्द जो कहा है योग दर्शन में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्तन्नदो वैर त्यागा। अहिंसा की सही परिभाषा है कि उसके अंदर से बैर की भावना निकल जाए। जब अहिंसा का पालन करेगा तो दुख किसी के लिए मारेगा, काय को आतंक पैदा करेगा। ये तो आध्यात्मिक है। दूसरे जीवों के प्रति भी साहचर्य और सामंजस्य की भावना होगी, स्वाभाविक बात, सम्मान रहेगा। वो तो है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी आत्माओं में परमात्मा को देखेगा, अपने आप को देखेगा। निश्चित रूप से जब से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया भारत के प्रयास से, तो पूरे दुनिया भर में योग को एक जीवन शैली के रूप में अपनाया जा रहा है और उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। योग ऐसी विद्या है मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास भी इसी से संभव है, सामाजिक सद्भाव के लिए, सद्भाव के लिए।
और प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, हर चीज के लिए योग काम करता है। सिर्फ सोच बदलता है। निश्चित रूप से योग आपके चित्त को शांत रखता है, आपके अंदर एकाग्रता की भावना लाता है, तो आप अपने बाकी कामों को भी संयमित और संतुलित तरीके से कर पाते हैं। और आखिरी में एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा आचार्य जी, कि फिर से हम लौटते हैं तकनीकी की दुनिया की तरफ। और आजकल लोग कामकाजी होते हैं, पेशेवर होते हैं और कंप्यूटर पर देर तक कुर्सी पर बैठ करके काम करते हैं, तो उससे भी उनको ढेर सारी समस्याएं हो सकती हैं। लोग मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते वक्त उनका जो गर्दन होता है वो मुड़ा हुआ होता है, तो उससे भी कई तरह के विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, कंप्यूटर में बैठने से, मोबाइल लगाने से, गाड़ी पर चलने से, आजकल डबल तकिया लगा के सोते हैं लोग, कमर झुक जाती, गर्दन झुकती, टीवी देखते, इससे सबसे 3 बीमारियां बढ़ती। एक तो देरी से खाना खाया, तकिया लगा के डबल पैर रख के सो गए, लेटे रहे, टीवी देख रहे, तो पहले तो पेट गड़बड़, फिर सर्वाइकल, साइड का, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, ये सारी बीमारियां बढ़ेंगी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, गैस्ट्रिक बनेगा, सारी बीमारियां बढ़ती। इसलिए उसके लिए पहले नियम ये है कि कुर्सी पर बैठे तो सीधा बैठे, लिखना है तो जरा सीधा गर्दन करके बैठो, मोबाइल है तो जरा कान में लगा के नहीं, सीधा कान लगा के सुनो, कंप्यूटर चलाना है तो कमर में झुकाओ, थोड़ा ऊंचा सीधा करके बैठो, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत बीमार आते हैं, और खासतौर से युवा पीढ़ी, क्योंकि मोबाइल सुनते जा रहे, गाड़ी चलाते जा रहे। ये बीमारियों का कारण सबसे बड़ा ये है मोबाइल, टीवी और बैठना और टीवी देखना। बैठ के देखो, सीधे बैठ नहीं पाते, बैठना चाहिए सीधे, सीधे बैठेंगे आधी बीमारियां ठीक होंगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, गैस नहीं बनेगी। और सीधे बैठते नहीं लोग, तकिया भी ऐसी लगा के रखे, 3-3, 4-4 के, गर्दन भी, पेट भी। यदि ठीक ढंग से लोग भोजन करें, उचित आहार, जो आवश्यकता अनुसार, ज्यादा न खाएं, कम खाएं और गम खाएं। कम खाएंगे तो पेट खराब नहीं होगा, और गम खाएंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सीधी सी बात है, कम खाओ न, क्या दिक्कत, और समय पर खाओ। अब रात की प्रकृति का नियम है कि 6-7 बजे के बाद सारी ग्रंथियां रिलैक्स होती, और लोग 12 बजे रात के भोजन करेंगे तो मरेंगे नहीं, बीमार नहीं होंगे तो होगा क्या? सीधी सी बात है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई आचार्य जी। और प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है। प्रकृति के हर एक अंग में, हर एक अवयव में एक ताल है, एक लय है, एक सुर है। योग भी हमें अपने आप से जोड़ता है, अपने आत्मा से जोड़ता है, अपने मन से जोड़ता है, और एक शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया सृजित होती है, और शरीर आपका स्वस्थ होता है। आप हमारे स्टूडियो में हैं, हमारे श्रोताओं के साथ योग से कैसे निरोग बने, इतनी महत्वपूर्ण विचार बताएं आपने और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।